हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का सिक्स्थ और लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर का टाइटल है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के इस लेक्चर में क्या है। सबसे पहले है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है। फिर हम पढ़ेंगे भारत माता के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि नेशनलिज्म किस तरीके से आता है, जिसमें नेशनलिज्म थ्रू फोकलोर, नेशनलिज्म थ्रू फ्लैग्स, नेशनलिज्म थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, और लास्ट में देखेंगे आज के लेक्चर पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का क्या मतलब है। दोस्तों, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, जो राष्ट्रीयता की भावना है, राष्ट्रवाद की जो भावना है, यह किसी भी जगह पे तब पैदा होती है जब लोग यह महसूस करें कि वे सभी एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं, सेम नेशन से बिलोंग करते हैं, एक ही देश से बिलोंग करते हैं, या वे अपने अंदर कोई खास यूनिटी पाएँ। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि जब हम नेशनलिज्म इन यूरोप हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने देखा था कि किस तरीके से वो सभी एरियाज जहाँ पे लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, उनके अंदर एक होने का भाव आया। उन्होंने पाया कि उनके अंदर एक यूनिटी है, और इस तरीके से उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, और उन्होंने सभी जर्मन स्पीकिंग एरियाज़ को मिला करके एक नेशन बनाया, उसका नाम रखा जर्मनी। लेकिन कोई ऐसा देश जैसा कि भारत, यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं। ऐसी जगह पे कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का सेंस कहाँ से आएगा, एक होने का भाव कहाँ से आएगा। तो यह भाव ऐसी जगह पे आ सकता है यूनाइटेड स्ट्रगल से। अगर सभी लोगों ने एक जैसा संघर्ष किया हो तो उनके अंदर एक होने का भाव आ सकता है, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनप सकती है, या उनके जो कल्चरल प्रोसेसेस हैं, जो उनकी सांस्कृतिक भावनाएं हैं, सांस्कृतिक प्रक्रियाएं हैं, अगर वो एक हो, जैसे कि उनका इतिहास एक जैसा दिखे, उनकी कथाएं एक जैसी दिखी, कहानियाँ एक जैसी दिखें, उनके जो लोक संगीत हैं, लोक कथाएं हैं, वो एक जैसी हों, वो जो पॉपुलर प्रिंट्स और सिंबल, जो फेमस जो पेंटिंग्स हैं या जो चिन्ह हैं, उनसे वो खुद को जुड़ाव महसूस करें। तो ये सभी चीज़ें भी जो है नेशनलिज्म का आइडिया, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, उसको बिल्ड करने में मदद करती हैं। भारत में ऐसा ही हुआ, उसको आइए हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत माता की इमेज के बारे में। किसी भी नेशन की जो आइडेंटिटी होती है, किसी भी जो राष्ट्र की पहचान होती है, वह उसके एक फिगर या इमेज से जो है सबसे ज़्यादा सिंबलाइज किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे जर्मनी के बारे में हमने पढ़ा था तो हमने देखा था जर्मेनिया की पिक्चर। जब हम फ्रांस के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमने मैरियन की पिक्चर को देखा था। वैसे ही ब्रिटेन में ब्रिटेनिया का पिक्चर है। तो ये जो अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या किया है कि उनके कंट्रीज़ का एक सिंबल है, एक इमेज है, जिसको उन्होंने एक जनरली एक नारी का रूप दिया है, एक महिला का रूप दिया है, और उसका एक नाम रखा है। जर्मनी के लिए जर्मेनिया, फ्रांस के लिए मैरियन, और ब्रिटेन के लिए वैसे ही ब्रिटेनिया। तो लोग क्या करते हैं कि इस इमेज से अपने राष्ट्र की पहचान करते हैं, अपने राष्ट्र को इजीली पहचान पाते हैं। 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में, जब राष्ट्रवाद का हर जगह पे उदय हो रहा था, हर जगह राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ रही थी, तो इंडिया ने भी खुद को एक इमेज से एसोसिएट किया, एक पिक्चर से एसोसिएट किया, और यह इमेज था इमेज ऑफ भारत माता, यानी कि भारत माता की तस्वीर। सबसे पहले इस इमेज को क्रिएट किया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या कहीं कहीं लिखा होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, दोनों नाम एक ही है। सबसे पहले जो भारत माता की इमेज है, इन्होंने क्रिएट की, इन्होंने पैदा की। उन्होंने 1870s में, 1870 के दशक में, इन्होंने एक गीत लिखा जिसका टाइटल था वंदे मातरम, जो कि मदरलैंड को समर्पित किया गया था, यानी मातृभूमि को समर्पित किया गया था। आप अपने विद्यालय में प्रार्थना के समय में हो सकता है आप इस गीत को गाते हों, या आप इसी तरीके से किसी समय इस गीत को गाते हों या सुनते हों, जिसका टाइटल है वंदे मातरम, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। तो ये जो गीत है, इसमें जो मदरलैंड है उसकी व्याख्या की गई है। तो इस गीत के माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक इमेज क्रिएट किया। ध्यान दीजिए, उन्होंने कोई पिक्चर नहीं बनाई, कोई पेंटिंग नहीं बनाई, उन्होंने बस एक इमेज क्रिएट किया। इमेज क्रिएट करने का क्या मतलब है, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे मन में तुम्हारे लिए ये इमेज है, मैं सोचता हूँ कि तुम ऐसे हो। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, उन्होंने भी भारत माता के बारे में कुछ सोचा, उनके मन में जो इमेज थी, उन्होंने उस इमेज को एक गीत के माध्यम से उतारा। बाद में इस गीत को उन्होंने अपने एक उपन्यास जिसका टाइटल था आनंद मठ,
उसमें इन्होंने इसे इंक्लूड किया। और इस गीत को स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, जो बंगाल में हुआ था, बंगाल का जब पार्टीशन हो गया था, बंटवारा हो गया था 1905 में, तो उस दौरान इस गीत को बहुत जोरों शोर से गाया गया, उस पूरे बंगाल मूवमेंट के दौरान, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। बाद में इसी गीत से प्रेरित होकर के, स्वदेशी मूवमेंट से प्रेरित होकर के, अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भारत माता की फेमस पेंटिंग जो है वो क्रिएट की। इस पेंटिंग में भारत माता को बहुत ही एस्थेटिक फिगर के रूप में दिखाया गया है, बहुत ही एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है, जो कि बहुत ही शांत हैं, बहुत ही जो है गंभीर दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल देवी की तरह, लाइक डिवाइन, और बहुत ही स्पिरिचुअल दिखाई दे रही, बहुत ही धार्मिक दिखाई देती हैं। यह वह तस्वीर है भारत माता की जिसे अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि भारत माता के 4 हाथ दिखाए गए हैं। एक हाथ में एक माला है जो इन्हें धार्मिक रूप में दिखाता है। एक हाथ में कुछ अनाज की फलियां हैं जो यह दिखाती हैं कि भारत माता इज़ गिविंग अस फूड, वो हमें भोजन दे रही हैं। एक हाथ में वेद के कुछ पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, वह यह बताते हैं कि भारत माता इज़ गिविंग अस नॉलेज, लर्निंग। और एक हाथ में इनके कुछ सूती वस्त्र दिखाई देते हैं, यानी कि भारत माता इज़ गिविंग अस क्लोथिंग, यानी कि भारत माता को इसमें ज्ञान, भोजन और कपड़े देते हुए दिखाया गया है। साथ ही मैंने बताया कि जो माला है वो एस्थेटिक क्वालिटी को, इनकी धार्मिकता को जो है दिखाने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर की ने जो पिक्चर ये बनाई है भारत माता की, यह कहीं ना कहीं राजा रवि वर्मा, जो कि भारत के एक बहुत ही महान चित्रकार रहे हैं, उनकी जो पेंटिंग करने की जो स्टाइल है उससे प्रेरित होकर के, जिसकी तस्वीर बनाई गई है वो बिल्कुल ट्रूली इंडियन दिखाई दे, बिल्कुल भारतीय के रूप में दिखाई दे, इस तरीके से प्रेरित होकर के अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने यह तस्वीर बनाई थी। क्योंकि तस्वीर बनाने के कई तरीके होते हैं, तो इस तस्वीर में भारत माता वाकई में लगती है कि एक भारतीय नारी है, जिस भारतीय नारी की हम छवि अपने मन में लेकर के चलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एस्थेटिक दिखाया गया है। अब जब ये तस्वीर बहुत ही फेमस हो गई तो भारत माता को जो है कई फॉर्म में अलग अलग तरीके से बनाया जाना अलग अलग आर्टिस्ट के द्वारा शुरू कर दिया गया। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारत माता की ये भी तस्वीर है, ये भी भारत माता की तस्वीर है, यह भी भारत माता की तस्वीर है, और यह भी भारत माता की तस्वीर है। इन सभी तस्वीरों को, इसके अलावा बहुत सारे तस्वीर हैं भारत माता की, अगर आप सिर्फ गूगल करें तो आप पाएंगे बहुत सारी तस्वीरें हैं जो उस दौरान बनाई गई। हर तस्वीर में भारत माता को अलग अलग रूप में दिखाया गया है। तो ये सब तब हुआ जब भारत माता की तस्वीर फेमस हो गई, और भारत माता को जो है लोग खुद को जोड़ करके, अपने राष्ट्रवाद की भावना से भारत माता को जोड़ करके लोग देखने लगे थे इस आंदोलन के दौरान। भारत माता की एक तस्वीर यहाँ पे भी है, जो अवनींद्रनाथ टैगोर की जो तस्वीर बनाई गई है, जिसमें बिल्कुल भारत माता शांत दिखाई देती हैं, बिल्कुल जो है शांत गंभीर दिखाई देती हैं, बिल्कुल देवी की तरह। उससे ये थोड़ा सा तस्वीर ये अलग है। इसमें जो है भारत माता को जो है एक हाथी और शेर के साथ दिखाया गया है, जो कि ऐसा लगता है कि यह पावर और अथॉरिटी का सिंबल बनाया गया है। यानी कि अगर भारत माता शेर और हाथी के साथ अगर खड़ी हैं, इसका मतलब है कि भारत माता बहुत ही पावरफुल हैं और बहुत ही सत्ता मतलब उनके पास है, बहुत ही उनके अंदर अथॉरिटी है। क्योंकि हाथी को कंट्रोल करना एक तरीके से एक अथॉरिटी को, एक पूरी सत्ता को जो है कंट्रोल करने जैसा होता है। तो इस तरीके से जो है ये तस्वीर बनाई गई, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर जी की तस्वीर से थोड़ा सा अलग है। अब देखते हैं नेशनलिज्म थ्रू फोकलोर, यानी कि लोक कथाओं के माध्यम से किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया गया। द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। जो राष्ट्रवाद की जो भावना है, जो राष्ट्रवाद का विचार है, यह भारतीय जो लोक कथाएं हैं उनको पुनर्जीवित करके भी इस विचार को, इस आइडिया को डेवलप किया गया। लेट 19th सेंचुरी में, यानी कि सन 1850 के जो बाद का जो समय था भारत में, उस दौरान बहुत सारे लोगों ने जो बार्ड्स के द्वारा, यानी बार्ड्स को हिंदी में उसे भाट कहते हैं। भाट का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले के समय में ज़्यादा होते थे, जो गीत को, गानों को जो है जोर जोर से गाते थे और घूमते रहते थे। तो उन जो गीत को सुनाने का काम करते थे, कहे तो उनका काम था गीत सुनाना। तो उनके द्वारा जो गीत गाए जाते थे, जो कहानियाँ सुनाई जाती थी,
तो उसको जो है लोगों ने इकट्ठा करना, रिकॉर्ड में रखना शुरू कर दिया। लोग जो है कई गांव से गांव गए और वहाँ के जो है अलग अलग गांव में जो लोक कथाएं थी, जो लोकगीत थे, जो अलग लीजेंड्स थे, जो प्रतीक थे उन गाँव में, उसको उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। उनका विश्वास था, ऐसा करने वालों का जो विश्वास था वो यह था कि जो हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर की जो पिक्चर्स हैं, जो मतलब जो ट्रेडिशनल कल्चर है, हमारा जो पारंपरिक जो कल्चर है, संस्कृति है, वही हमारे भारत की सही तस्वीर देता है। और इस सही तस्वीर को, इस पारंपरिक संस्कृति को बाहरी शक्तियों के द्वारा बहुत ही बुरी तरीके से करप्ट किया गया है, डैमेज कर दिया गया है। बाहरी शक्तियाँ कौन? यानी कि जो दूसरे देश के लोग हमारे ऊपर आके शासन कर रहे हैं, उन्होंने इन भारत की जो सही छवि प्रस्तुत करने वाली जो हमारी संस्कृति है, इसको उन्होंने भ्रष्ट कर दिया है, इसे जो है नष्ट करने की कोशिश की है या कोशिश किया है। It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's nation. यानी कि अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने के लिए, हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है उसको ढूंढने के लिए, और जो हमारी हिस्ट्री रही है उसके अंदर जो हमारा जो पास्ट है उसमें गर्व पैदा करने के लिए यह जरूरी है कि ये जो लोक कथाएं हैं, जो लोक परंपराएं हैं, जो फोक ट्रेडिशंस हैं, उसको हम बचा के रखें। फोक ट्रेडिशन का मतलब है कि हर जगह का अपना अपना एक ट्रेडिशन होता है जो पुराने समय से चलता आ रहा है, उसको हम बचा के रखें, न कि जो नई परंपराएं हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के उससे अपनाना शुरू कर दें। तो ऐसा मानना था इन लोगों का कि जो हमारी जो राष्ट्रीय संस्कृति है, जो हमारी जो इतिहास है, उसमें गर्व की भावना अगर विकसित करनी है तो ज़रूरी है कि पहले हम उस इतिहास को, उस लोक संस्कृति को हम बचा करके रखें। बंगाल में यह काम किया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे छोटे बच्चों की कविताएं, बहुत सारे मिथक, इन सब को जो है इस आंदोलन के दौरान, जो आंदोलन चल रहा था ये लोक कथाओं को बचाने का, जो लोक संस्कृति को बचाने का, इस आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जो भी जो है बहुत सारे जो है इन्होंने लोक कथाओं को और बाल गीत को, मिथकों को इन्होंने क्या किया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मद्रास में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नतेशा शास्त्री। नतेशा शास्त्री जी ने 4 वॉल्यूम में, 4 पार्ट में एक तमिल लोक टेल्स यानी कि तमिल फोक टेल्स यानी कि तमिल लोक कथाओं का एक संकलन किया, जिसका नाम उन्होंने रखा द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत की लोक कथाएं। इसको 4 वॉल्यूम में इन्होंने पब्लिश किया था। ये याद रखिएगा, फैक्ट के रूप में कई बार आ जाता है कि द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया किसने लिखा या किसने इसे पब्लिश किया, ठीक है। तो इन्होंने किया, यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये तस्वीर, ये द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया की एक बुक की फर्स्ट वॉल्यूम की कवर पेज दिखाई दे रहा है। ही बिलीव्ड दैट फोकलोर वॉज द नेशनल लिटरेचर। इनका मानना था कि जो लोक कथाएं हैं वो किसी एक खास जगह की ना होकर के यह नेशनल लिटरेचर है, यानी कि राष्ट्रीय साहित्य का भाग है। और उन्होंने कहा कि लोगों के विचारों का, लोगों के चरित्र का अगर कोई सबसे अच्छा वर्णन कर सकता है, सबसे विश्वसनीय अगर कोई मैनिफेस्टेशन है, तो वह वहाँ की लोक कथाएँ ही हैं। यानी कि लोक कथाएँ ही बताती हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है, उनका विचार कैसा है। यह लोक कथाएँ ज़्यादा अच्छे तरीके से बताती हैं। अगला है नेशनलिज्म थ्रू फ्लैग्स। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप करता गया, जैसे जैसे नेशनल राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, बहुत सारे जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो राष्ट्रवादी जो नेतागण थे, वो जो है आइकन्स के बारे में, प्रतीक चिन्हों के बारे में और ज़्यादा जो है वो अवेयर होते गए, ठीक है। और उनको ऐसा लगने लगा कि इस जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वह इन प्रतीकों के द्वारा जो है ज़्यादा डेवलप की जा सकती है। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो बंगाल में हुआ था, मैंने आपको बताया कि 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक ट्राई कलर फ्लैग जो है अपनाया गया, जिसमें 3 रंग थे, रेड, ग्रीन और येलो। इसे डिज़ाइन किया गया। इस झंडे में, इस ट्राई कलर में 8 कमल दिखाए गए थे, 8 लोटस, जो कि ब्रिटिश इंडिया के उस समय के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे। जो भारत में जो 8 प्रोविंसेस थे उनको ये रिप्रेजेंट करते थे, 8 प्रांतों को रिप्रेजेंट करते थे 8 कमल। साथ ही साथ इसमें एक सन है, एक सूर्य है और एक क्रिसेंट मून है, यानी कि अर्धचंद्र है, जो कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। यह फ्लैग ऐसा दिखता है। इसमें देखिए ट्राई कलर है, रेड, येलो और ग्रीन। ध्यान दीजिएगा, इसमें ग्रीन ऊपर है, रेड नीचे है। इसमें 8 कमल के फूल हैं, जो कि भारत के उस समय के ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रांतों को जो है रिप्रेजेंट करता है, 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करता है।
इसमें क्रिसेंट मून है और एक सन है जो कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। 1921 में महात्मा गांधी जी ने भी एक स्वराज फ्लैग डिजाइन किया। यह भी एक ट्राई कलर था, एक तिरंगा ही था जिसमें रेड, ग्रीन और वाइट कलर थे और इसके बीच में एक चरखा बनाया गया था, एक स्पिनिंग व्हील बनाया गया था जो कि गांधीयन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता था। यानी कि महात्मा गांधी का जो आत्मनिर्भर होने का जो विचार था, खुद के ऊपर डिपेंडेंट होने का जो विचार था, उसको यह रिप्रेजेंट करता था चरखा कि आप अपना कपड़ा खुद बनाते हैं और खुद पहनते हैं। तो इस बात को जो है वो रिप्रेजेंट करता था यह तिरंगा। इन झंडों को लेकर के लोग जो है, जब आंदोलन चलता था तो मार्च करते टाइम जो है लोग इन झंडों को अपने हाथ में लेते थे और मार्च करते थे और यह झंडा दिखाता था कि यह डिफेंस का, यानी कि डिफायंस का मतलब है कि डिसोबीडियंस अगेंस्ट रूलर्स, यानी कि जो ब्रिटिश रूलर्स हैं उनका हम बात नहीं मानेंगे, उनके प्रति हम अवज्ञा की भावना रखते हैं, डिसोबीडियंस की भावना रखते हैं। इस बात का यह प्रतीक था झंडा, जिसे लोग मार्च के दौरान लेकर के चलते थे साथ में। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो डिजाइन किया गया था चरखा वो ऐसा था, तिरंगा था ये। इसमें 3 रंग थे, रेड, वाइट और ग्रीन, और बीच में चरखा था जो कि सेल्फ हेल्प का प्रतीक था। अगला है नेशनलिज्म थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास की पुनर्व्याख्या के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करना। यह एक और तरीका था। 19वीं शताब्दी के अंत होते होते जो है जो बहुत सारे भारतीय थे उनके अंदर राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना का विकास होना शुरू हुआ और वो ऐसा मानते थे कि राष्ट्र की प्रति गर्व की जो भावना है, राष्ट्र के प्रति जो हमारी प्राइड की जो फीलिंग है, उसको अगर डेवलप करना है तो ज़रूरी है कि जो भारतीय इतिहास है, जो इंडियन हिस्ट्री है, उसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया जाए। क्योंककि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि जो भारतीय हैं वो बैकवर्ड हैं, बहुत ही पिछड़े लोग हैं, प्रिमिटिव हैं, बिल्कुल आदिम तरीके से रहते हैं, या जैसे बहुत ही पुराने समय में हज़ारों साल पहले जैसे लोग रहते थे। वो कहते थे कि ब्रिटिशर्स उन लोगों की तरह रहते हैं, बहुत ही पिछड़े हुए हैं, ये इनकेपेबल हैं ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ, इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद को अपने अपने सरकार खुद बना सकें और खुद अपना जो है गवर्नमेंट चला सकें, ऐसा वो मानते थे। लेकिन इसके बदले में जो भारतीय थे वो मानते थे कि नहीं, हमको जो है अपने इतिहास को देखना चाहिए और इतिहास में हमारे जो भारत के देश की जो अचीवमेंट्स हैं, जो उपलब्धियां हैं, उसको हमें जो है फिर से डिस्कवर करना जरूरी है। लोगों ने क्या किया? दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड दैट हैड फ्लोरिश्ड ऑफ इन एंशिएंट टाइम्स। लोगों ने क्या किया? भारत का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है, जो ग्लोरियस डेवलपमेंट रहा है, हिस्ट्री रहा है, उसमें जो आर्ट है, कला है, आर्किटेक्चर है, विज्ञान है, मैथमेटिक्स है, रिलीजन धर्म है, संस्कृति है, विज्ञान लॉ है यानी कानून और धर्म का जो ज्ञान है, क्राफ्ट और ट्रेड है, उन सब के बारे में लोगों ने लिखना शुरू किया कि किस तरीके से एक समय ऐसा था जब हम बहुत डेवलप्ड थे और इन सभी विषयों में हमारे यहाँ जो है महारत हुआ करती थी, हम इसके बहुत ज़्यादा जो है ज्ञाता हुआ करते थे। फिर उन्होंने बताया कि दिस ग्लोरियस टाइम इन दर व्यू वॉज फॉलोड बाई ए हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वॉज कॉलोनाइज। और उन्होंने कहा कि ये जो इतिहास हमारा जो स्वर्णिम इतिहास रहा है, यह कब ख़त्म हुआ? जब हम जो है दूसरे कंट्रीज़ के कॉलोनी बनना शुरू हुए हैं। यानी कि जैसे ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने जब हमें आकर के कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जो दूसरे देशों के लोग और भी जो रहें हमारे देश में आकर के जो है अब हमें जो है हमारे ऊपर शासन करना शुरू कर दिया, तब जो है हमारा इतिहास जो है डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तब हमारा इतिहास नीचे जाना शुरू हो गया। ये जो नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज हैं, उन्होंने कहा कि ये सबको पढ़ना चाहिए ताकि जो है उनके अंदर गर्व की भावना, भारत की जो महान इतिहास है, जो हमारे महान उपलब्धियां रही हैं, उसके प्रति गर्व की भावना विकसित हो सके और हम अपना जो मिजरेबल कंडीशन है ब्रिटिश रूल के अंदर, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में हम ब्रिटिश रूल के अंदर में रह रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जो है हम आकर के स्ट्रगल कर सकें। और इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने इतिहास को जानें और इस इतिहास को हम पढ़ें। ये जो तरीका था, दिस एफर्ट टू यूनिफाई पीपल वेयर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स, और ये जो तरीका था लोगों को, यानी कि हिस्ट्री को री इंटरप्रेट करने का या जो सिंबल्स यूज करने का, कहानियाँ, लोक कथाओं को प्रयोग करने का, ये जो तरीका था, इसमें लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी। ये बिल्कुल प्रॉब्लम से हट के नहीं थी। प्रॉब्लम क्या थी कि जब हम अपने पास्ट के बारे में हम अपने ग्लोरीफाई करते थे खुद को, जो है जब गौरव का अनुभव करते थे खुद को अपने इतिहास को पढ़ करके, तो जिस इतिहास को हम पढ़ते थे उसमें मोस्टली जो चीज़ें थी वो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई थी। यानी कि ये इतिहास हिंदू इतिहास के बारे में था। जिस
इमेजेस को हम सेलिब्रेट करते थे, जिस तस्वीरों के द्वारा हम खुद को नेशनलिज्म की फीलिंग लेके आते थे, वो तस्वीरें जो है हिंदू आइकन के द्वारा जो है प्रेरित की गई थी, यानी कि जो हिंदू प्रतीक चिन्ह है उनसे जो है प्रेरित लगती थी। और इसीलिए बहुत सारे कम्युनिटीज़ के जो लोग थे उनको लगा कि हम जो है इस आंदोलन से खुद को नहीं जोड़ पा रहे हैं या खुद को जुड़ाव महसूस वो नहीं कर पाते थे। खैर फिर भी जो है ये जरूर है कि आंदोलन जो है चलता रहा, लोगों ने खुद को फिर आकर के आपस में जोड़ना शुरू किया, और यह आपसी जुड़ाव था, लोगों की मिलकर के संघर्ष करने का नतीजा ही था कि जो है हम अंग्रेज़ों से मुक्ति मिली, हमें अंग्रेज़ों को हमने इस देश से बाहर निकाला और ये भारत को एक आज़ाद देश बनाया। तो बस इतना ही था दोस्तों इस चैप्टर में। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आइए देख लेते हैं आज के लेक्चर पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड क्वेश्चंस। 2019 में पूछा गया है, हाउ हैड अ वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के दौरान जो कल्चरल प्रोसेस हैं, यानी कि जो कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, तस्वीरें हैं, इन लोग इसने किस तरीके से लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग्स की जो सेंस है वो डेवलप किया, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रिलीजन एंड लैंग्वेज ग्रुप इन इंडिया डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेम आंसर होगा, बस इसको जो है थोड़ा सा दूसरे तरीके से यहाँ पे पूछा गया है। व्हाट टाइप ऑफ फ्लैग वॉज डिजाइन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। मैंने आपको बताया कि जो तिरंगा जो है तैयार किया गया था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान 1905 में, उसके फीचर्स आपको बताने हैं। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, कौन से इतिहास की बात की जा रही है, कौन से तस्वीर तैयार किए गए, कौन से पॉपुलर प्रिंट्स और सिंबल्स थे जिसके द्वारा लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई। इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय टुवर्ड्स स्वदेशी मूवमेंट। तो उन्होंने जो भारत माता की तस्वीर बनाई थी उसकी आप व्याख्या यहाँ पे कर सकते हैं। विच फोक टेल्स वर पब्लिश बाय नटेश्वर शास्त्री। ये मैंने आपको दिखाया था, एक वहाँ पे इमेज भी बना हुआ था, उसमें क्या क्या उनकी क्या थिंकिंग थी वो मैंने बताया आपको, उसको आप लिख सकते हैं। हाउ वॉज हिस्ट्री री इंटरप्रेटेड टू क्रिएट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। हिस्ट्री को किस तरीके से पुनर्व्याख्या की गई उसकी जो है, ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप की जा सके, इसको भी मैंने डिस्कस किया, आप इसको लिख सकते हैं। व्हाट डिड द इमेज ऑफ भारत माता पेंटेड बाई अवनींद्रनाथ टैगोर पोर्ट्रे। यानी भारत माता की जो तस्वीर अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा तैयार की गई थी वो क्या दर्शाती है, इसको आपको लिखना है। हु डिजाइन द स्वराज फ्लैग इन 1921, मेंशन इट्स स्पेशल फीचर्स। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो तैयार की गई थी उसके बारे में लिखना है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। इस तरीके से हमारा जो है नेशनलिज्म इन यूरोप का जो नेशनलिज्म इन इंडिया का जो चैप्टर है ये खत्म होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।